एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शालिनी आपका फिर से स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 की इस पेड क्लास में। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, तो फटाफट से कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस किए थे। कल हम लोगों ने मात्र 30 क्वेश्चन किए थे, पर टारगेट ये है कि आज हम लोग 50 करें और धीरे धीरे कल से हम लोग 100 क्वेश्चन करना चालू कर दें। ठीक है, कल से फिर हम लोग 40 क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। टारगेट हमारा यही है, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के पास ये रहा। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन तो अब आप लोगों को रट जाना चाहिए। ये क्वेश्चन तो अब आप लोगों को रट जाना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या फिर आप इसे क्या कह देते हो? सोडियम बेंजोएट। या तो हम इसे कहते हैं बेंजोइक सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या फिर हम इसे कह देते हैं, देखो अभी भी हम देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। चलो, अब तो धीरे धीरे इसका मतलब आप लोगों को ये आंसर्स रटने लगे हैं। 85 से ज्यादा बच्चे अगर इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी क्लास सही डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या था? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन बताइए। आपसे पूछा जा रहा है उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो बताएंगे कैटलिस्ट क्या होते हैं। एक एंजाइम्स होते हैं और दूसरे कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स लिविंग होते हैं और कैटलिस्ट नॉन लिविंग। तो वही पूछा गया कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम क्या है। कमेंट में नहीं देखिए, पोल में जवाब दीजिए। वेरी गुड। कैटलिस्ट होते क्या है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि प्रतिक्रिया के दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। बहुत बढ़िया। 70% से भी ज्यादा बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। और एक बार देख लेते हैं सबसे पहले इसका आंसर किसने दिया था? माही ने। बहुत बढ़िया माही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा दे। अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए, बहुत सारा पढ़ना है यार, जल्दी जल्दी कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट टॉक्सिक। आपसे कह रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा जहरीली गैस कौन सी है। सबसे ज्यादा जहरीली गैस कौन सी है जो तुरंत आपको नुकसान पहुंचा सकती है? मतलब इट कैन बी फेटल, इससे डेथ भी हो सकती है। चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। इनफैक्ट अगर आरबीसी की एफिनिटी पूछी जाए, अगर आरबीसी को भी पूछा जाए कि आरबीसी को अगर ये 4 ऑप्शन दे दोगे तो आरबीसी सबसे पहले किससे जुड़ेगा, तो आरबीसी भी सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है, उसके बाद ऑक्सीजन से जुड़ता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है। तो सोचो, अगर कमरे में ऑक्सीजन हो तब भी ये आरबीसी ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि आपके शरीर में इस जहरीली गैस को लेके जाएगा, इस जहरीली गैस को लेके जाएगा। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। अगला क्वेश्चन बताइए। मिल्क के अंदर, भाई इसमें तो 100% करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है अगर दूध को बाहर छोड़ दोगे तो वो खट्टा हो जाएगा, और खट्टे दूध के अंदर कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है?
ये भी आप लोगों का कई बार आ चुका है, ये भी आप लोगों का कई बार आ चुका है। इसमें तो मुझे 100% आंसर चाहिए। गुड मॉर्निंग संजय कुमार। इसमें तो मुझे 100% आंसर चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फिर भी 90% बच्चों ने सही जवाब दिया। अमित कुमार मेहता ने सबसे पहले आंसर दिया था और इसका करेक्ट आंसर क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो कि आपकी दही में या आपके थके हुए, जो कि आपकी दही में, या फिर मुकेश यादव कह रहे हैं मैम नए क्वेश्चंस लाइए। देखो मैं नए क्वेश्चंस नहीं लाती, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उन्हें ही उठा लेती हूँ। और देखिए वही क्वेश्चन रिपीट होने से फायदा ये है कि आप लोगों को ये पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए मैंने आज एग्जाम का नाम भी लिखा है और डेट भी लिखी है कि किन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, देखो सीजीएल के, आपके सीजीएल मेंस के तुम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। सीजीएल का पेपर ही 6-6 साल में होता है, पंचवर्षीय योजना के तहत होता है, तो उसके तो प्रीवियस करने मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम सेंटर लेवल के एसएससी के पुराने क्वेश्चन देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला बताइए, द एसिड यूज इन लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी वाले उसमें एसिड, बैटरी के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन ही रिपीटेड है, उसके बाद सारे नए क्वेश्चन हैं। उसके बाद के तो सारे नए क्वेश्चन ही हैं। जल्दी से बताइए, बैटरी के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? इसे अम्ल का राजा भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम आप बताएंगे। एक तो अम्ल का राजा कहते हैं, और क्या कहा जाता है इसे? जल्दी से बताइए, एक तो अम्ल का राजा कहते हैं, और क्या कहा जाता है इसे? वेरी गुड आरती। इसका जो फॉर्मूला है वो है H2SO4। बहुत बढ़िया। अमित कुमार मेहता ने सबसे पहले बताया, इसे कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ऑयल, इसका ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इसे किंग ऑफ एसिड्स यानी कि अम्ल का राजा भी कहते हैं। इसे अम्ल का राजा भी कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम क्या है? इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितना बढ़िया चल रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें। आलम, आलम का जल्दी से बताइए। आलम आपके शरीर में ब्लीडिंग को स्टॉप करता है कैसे? आलम आपके शरीर में ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करता है? आलम होता है फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला किसी को पता है? विमलेश ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे ही हो रहा है। विमलेश ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे ही हो रहा है। एक बार हम स्टेट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार बीपीएससी के क्वेश्चन करते हैं, एक बार सेंटर के करते हैं, ताकि हमें दोनों की प्रैक्टिस रहे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? कोएगुलेशन से, कोएगुलेशन। अगला बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके पार्शियल डिहाइड्रेशन से बनता है? पीओपी का फॉर्मूला बता दीजिए अगर किसी को पता हो तो। पीओपी का फॉर्मूला क्या होगा? पीओपी का फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड, फिर से अमित ने सबसे पहले जवाब दिया है। हाँ कात्यायनी कौशिक, ही उसी के लिए है। पर बच्चे सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं भरते, कई सारे एग्जाम्स भरते हैं, इसीलिए हम सभी की प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की।
चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जिप्सम सॉल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जिप्सम सॉल्ट। आपका जो जिप्सम है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, यानी कि जिप्सम किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है कैल्शियम सल्फेट का। आप इसी को जब 36 केल्विन पे गर्म कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O में, और ये बन जाता है क्या? POP। और यही बन जाता है क्या? POP। जब तक 2H2O है इसे कहोगे जिप्सम, और जैसे ही आप इसे 36 to 40 केल्विन पे गर्म कर देते हैं और इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? POP के अंदर, POP में। ठीक है, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये सब हम कर चुके हैं, मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल। वाटर को एल्कोहल में से अलग करना है, बताइए कैसे करेंगे? वाटर और अल्कोहल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। देखो यहाँ सबके मिक्स्ड आंसर आए हैं और पोल में भी मुझे ऐसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ हाँ देखो, चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर होता क्या है, हमें ट्यूब के अंदर सारे लिक्विड भर देते हैं, जो भी होगा ना उसे भर दिया जाएगा। अब जब आप इसे गर्म करोगे ना, जब आप इसे गर्म करोगे तो आपके एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। एल्कोहल पहले भाप बन के उड़ जाएगा। अब जब ये भाप बन के उड़ेगा ना तो ऊपर जाके आप इसको वापस से क्या करिए, ठंडा कर दीजिए। आप इसको वापस से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी लगा हुआ होता है, यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ होता है। आप क्या करेंगे, इसको वापस से ठंडा कर दीजिए तो ये फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से इस एल्कोहल को अलग कर लो, इस एल्कोहल को अलग कर लो, और यहाँ नीचे पानी पानी जो बचेगा उसको अलग कर लीजिए। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिल्क शुगर कौन सी होती है, यानी कि शुगर, दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज या सुक्रोज? इसमें से बस एक ही मोनोसैक्राइड है। कमेंट करके मुझे ये बताइए इनमें से कौन सी मोनोसैक्राइड है? इनमें से बस एक ही मोनोसैक्राइड है। कमेंट करके ये बताइए मोनोसैक्राइड कौन सी है, और पोल में बताइए कि आपकी मिल्क शुगर कौन सी है। कमेंट में ये बताएंगे कि मोनोसैक्राइड कौन सी है, और कमेंट में ये बताएंगे कि मोनोसैक्राइड कौन सी है, पोल में बताएंगे मिल्क शुगर कौन सी है। वेरी गुड, जल्दी से देखिए। इसमें तो देखते हैं कितने बच्चों ने गलती करी है। चलो यहाँ फिर भी ठीक जवाब दिया है बच्चों ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लैक्टोज शुगर। ये पाई जाती है आपकी किसके अंदर? मिल्क के अंदर। ये बनी होती है किससे? ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के। ये बनती है किसको? ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के। माल्टोज के अंदर होती है क्या? ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज को मिला के क्या बनती है? माल्टोज बनती है। ये माल्टोज ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? अनाज के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसे अनाज की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है। गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज एक मोनोसैक्राइड है, एकल शर्करा है, ये मोनोसैक्राइड है। और सुक्रोज
ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी होती है किसकी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। और ये पाई जाती है किसके अंदर? आपके शुगर के अंदर। चीनी जो आप खाते हो ना, चीनी जो आप खाते हैं उसके अंदर यही होती है, इसलिए इसको टेबल शुगर कहते हैं। हमारे डाइनिंग टेबल पे यही पाई जाती है। और चीनी किससे बनती है? गन्ने से, यानी कि शुगर केन में भी होती है, और इसीलिए इसे और क्या कहा जाता है? इसे केन शुगर भी कहा जाता है, इसे केन शुगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि बताइए पेट्रोलियम के अंदर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम के अंदर इनमें से क्या पाया जाता है? एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीमर्स या सॉल्ट? निखत बायोलॉजी के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं आगे। हाँ कात्यायनी, ये उसी के लिए है, कात्यायनी कौशिक ये उसी के लिए है। अगस्त में पेपर देना है नहीं देना है? तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए भी नहीं दे दोगे? चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो बना होता है आपके पेट्रोलियम का। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए पेट्रोलियम के अंदर आप लोग की कई सारी चीजें जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है? पानी को कहते हैं ब्लू गोल्ड, ये मैंने आप लोगों को बताया था। जल को क्या कहा जाता है? पानी को कहा जाता है ब्लू गोल्ड। इसी तरीके से पेट्रोलियम, देखा है कितना महंगा है, सोने के भाव का हो जाता है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम देख रहे हो कहाँ पहुंच रहे हैं। तो यही रीजन है कि पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसे रॉक ऑयल भी कहते हैं। इसे क्रूड मतलब कच्चा तेल, क्योंकि कच्चा पहले पेट्रोलियम ही निकलता है। पहले जो समुद्र के नीचे से निकलता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। उससे फिर हम पेट्रोल डीजल सब अलग अलग बनाते हैं। तो इसे कच्चा तेल या रॉक ऑयल या रॉक ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो महक है वो बहुत ही ज्यादा गंदी सी होती है। किसकी वजह से? हाइड्रोकार्बन और सल्फर के मिक्सचर की वजह से। हाइड्रोकार्बन और सल्फर, सल्फर आपको पता है प्याज में भी कितनी गंदी महक देता है। तो इसी सल्फर की वजह से ही इसकी भी महक कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। बस फायदा क्या है इसका कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी। कैलोरी किसकी यूनिट है? कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा की यूनिट है। कैलोरी किसकी यूनिट है? ऊर्जा की यूनिट है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इसकी ऊर्जा देने की शक्ति जो है वो क्या है? वो बहुत ही ज्यादा अधिक है। ऊर्जा देने की शक्ति जो है वो कैसी है? वो बहुत ही ज्यादा अधिक है। ये पाया कहाँ पे जाता है? जमीन के नीचे या समुद्र के नीचे? तो इसे आप समुद्र के नीचे से निकालते हैं। ये कहाँ से पाया जाता है? जब आपके समुद्र के नीचे के जो जानवर हैं, जब समुद्र के नीचे के जानवर जो है जब वो मर जाते हैं तो धीरे 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 वो नीचे तल के अंदर मिट्टी के नीचे ढक जाते हैं और वही कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, चलिए तो ये समुद्र के अंदर पाया जाता है। अगला देखिए इसके अंदर होता क्या है? कुछ कॉमन, पेट्रोलियम से आप क्या क्या बना सकते हैं? पेट्रोलियम से कुछ हम ईंधन बनाते हैं। और कौन कौन से ईंधन बनाते हैं? पहला ईंधन है आपका कोक। पेट्रोलियम तो कच्चा तेल है, मैंने अभी आपको बताया, वो तो कच्चा है। उससे हम बनाते क्या क्या है? फिर उसके बाद पहली चीज जो उससे बन सकती है वो है कोक। पीने वाली थम्सअप नहीं, पीने वाली थम्सअप कोक नहीं है, ये ईंधन है। याद रखिएगा ये ईंधन है। हम ईंधन की बात कर रहे हैं। एक कोक नाम का ईंधन भी होता है। ठीक है, जब आप कोयले को बिना हवा के यानी कि ऑक्सीजन की कमी में गर्म करते हैं तो उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोला जाता है। उसी से जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है कोक। उससे क्या बनता है? कोक बनता है। यानी कि जब आप हवा के अभाव में, यहाँ पे जब भी कहीं पे भी एब्सेंस ऑफ एयर लिखा हो तो एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब क्या है? हवा के अभाव का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का अभाव। हवा का अभाव का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का अभाव। बिना ऑक्सीजन के जब आप किसी भी चीज को जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के जब आप किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और यहाँ आपको जलाना क्या है? आपको जलाना है कोयला।
ठीक है। उससे क्या बनता है, कोक बनता है। इसके अंदर 80 से 85% क्या मौजूद होता है, 80 से 85% कार्बन मौजूद होता है। ठीक है। अगला जो है वो क्या है आपका, कोल गैस। अगला जो है वो क्या है आपका, कोल गैस। ये उसी में से निकलने वाली गैस है। जब आप वही कोयला जलाते हैं ना तो उसमें से निकलने वाली गैस है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। ये भी आप जानते हो हमारा फ्यूचर फ्यूल है, हाइड्रोजन भी ईंधन का काम करता है। मीथेन होता है, मीथेन आपका है ही नेचुरल गैस, ये भी ईंधन का काम करता है। और बाकी इसके अंदर कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज होती हैं। इसीलिए कोयले के धुएं में रहना नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि जितना उसमें ईंधन है उतना ही उसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, जो कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारी सबसे जहरीली गैस है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा याद रखना है, इसको आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको जरूर याद रखना है कि आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए वाटर गैस के अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाती है। वाटर गैस के अंदर तो इम्प्यूरिटीज, अशुद्धता आपको नहीं बतानी है। आपको बस बताना है वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पाई जाती है। वाटर गैस के अंदर क्या पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और अभी हमने कोल गैस पढ़ी थी ना जिसके अंदर मीथेन भी थी। तो जब आप ये वाटर गैस और कोल गैस को मिक्स कर देते हो ना तो उसको कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा ईंधन बनाता है। वो बहुत अच्छा ईंधन बना देता है। कारण क्या है कि वाटर गैस में क्या है, वाटर गैस में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और आपका जो ये कोल गैस था, इस कोल गैस के अंदर इस हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन भी पाई जाती है। तो मीथेन, इस कोल गैस की मीथेन और इस वाटर गैस के हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके बहुत अच्छे ईंधन साबित होते हैं। इसीलिए इन्हें मिला के बहुत अच्छा ईंधन बताया गया। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है आपका, प्रोड्यूसर गैस। बहुत ध्यान रखेंगे, अगर हाइड्रोजन मिलाते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अगर आप हाइड्रोजन मिलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अभी बताया था ना, उसको क्या कहा जाता है, देखिए वाटर गैस, उसको क्या कहते हो, वाटर गैस। लेकिन अगर नाइट्रोजन मिलाओगे, लेकिन अगर नाइट्रोजन मिलाओगे तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर गैस के अंदर हाइड्रोजन होता है और प्रोड्यूसर गैस के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये सब पेट्रोलियम से बनने वाले ईंधन है। हम पढ़ क्या रहे हैं, पेट्रोलियम से बनने वाले ईंधन। पेट्रोलियम से बनने वाले ईंधन, इसका इस्तेमाल ज्यादातर ग्लास बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, कांच बनाने के लिए। कल की क्लास में आप लोगों को कांच के बारे में बताऊंगी कि कांच, अलग अलग तरीके के कांच कैसे बनते हैं और अलग अलग रंग के कांच कैसे बनते हैं और कांच के अंदर होता क्या है, कांच के बारे में कल की क्लास में बताऊंगी। अगला क्या है आपका, ऑयल गैस। अगला क्या है आपका, ऑयल गैस। ये सिंपली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपके असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बने हुए होते हैं। इसके अंदर वही मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन सब प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसी प्रोड्यूसर गैस को या ऑयल गैस को यूज किया जाता है बंसन बर्नर के अंदर। बंसन बर्नर क्या होते हैं, देखो सरकारी वालों ने तो थोड़े कम प्रैक्टिकल किए होंगे, पर बाकी अगर आप लोगों ने कभी केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल किया हो तो एक इस तरीके की पतली सी पाइप होती है, नीचे ऐसा स्टैंड सा लगा हुआ होता है। यहाँ पे ये पाइप जो है आपकी गैस से फिट होती है, गैस से फिट होती है। आप इस पाइप को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जब यहाँ पे लाइटर या मैच बॉक्स लगाते हैं तो यहाँ आग जलने लगती है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बंसन बर्नर। और इस बंसन बर्नर के अंदर जो गैस यूज हो रही है, यहाँ जो गैस यूज हो रही है वो गैस कौन सी है, या तो वो प्रोड्यूसर गैस होती है या वो ऑयल गैस होती है। वो एलपीजी गैस नहीं होती है, वो एलपीजी गैस नहीं होती है, वो प्रोड्यूसर गैस या ऑयल गैस होती है। ठीक है। बंसन बर्नर की फोटो दिखा देते हैं, काम करते हैं आपको मैं।
चलिए देखो, ये जो है ना आपकी, दिख रहा है क्या बंसन बर्नर? बंसन बर्नर दिख रहा है? ये आप लोगों का बंसन बर्नर है। इस तरीके का होता है बंसन बर्नर। तो इसके अंदर जो गैस लगी हुई होती है, साइड में आप देख सकते हैं पाइपलाइन जुड़ी हुई है। उस पाइप से जो गैस इसके अंदर आ रही है वो कौन सी है? प्रोड्यूसर गैस है या ऑयल गैस है? प्रोड्यूसर गैस है या ऑयल गैस है? ठीक है। हम्म, चलिए अगला देखिए। तो इसके अंदर क्या होता है? इस बंसन बर्नर के अंदर या तो आपकी प्रोड्यूसर गैस होती है या ऑयल गैस होती है। अगला जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछ लेते हैं किसके बारे में? नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस के अंदर आप देख सकते हो 83% क्या है? 83% मीथेन होती है और 16% इथेन भी होती है। तो ध्यान रखना, नेचुरल गैस सिर्फ मीथेन को नहीं कहा जाता है। बहुत से लोग कह देते हैं मीथेन को नेचुरल गैस कहते हैं। वो मीथेन और इथेन दोनों का मिक्सचर होता है। जब कोई भी चीज सड़ती है ना, जब आप एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर सारा अपना घर का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, कागज हो गया, ये सारी चीजें जब आप एक गड्ढे के अंदर भर देते हैं तो फिर उसका वहां पे डीकम्पोजिशन होता है और उसमें से जो गैस निकलती है उसको नेचुरल गैस कहा जाता है। और वो भी आपकी क्या है? या गोबर गैस जो होती है वो क्या है आपकी? वो नेचुरल गैस है। और उसके अंदर कौन कौन सी दो गैसेस पाई जाती हैं? एक तो 83%, 83% मीथेन होती है और 16% क्या होती है? इथेन होती है। ठीक है। इसे उर्वरक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगली क्या है आपकी? बायोगैस या गोबर गैस। तो नेचुरल गैस और गोबर गैस में अंतर क्या है? नेचुरल गैस में 83% मीथेन थी, गोबर गैस या बायोगैस में 75% मीथेन होती है। और इनके साथ साथ इसके अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। ठीक है। अगली क्या है आपकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मीथेन और इथेन दोनों गैसेस होती हैं। सीएनजी आपकी गाड़ियों में डलती है। एलपीजी आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, आपके घरों में जो सिलेंडर आता है वो होता है एलपीजी। इसके अंदर जो मेन आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ब्यूटेन। ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो कौन सी है? आपकी ब्यूटेन है। और बाकी हम इसकी बात कर ही चुके थे, इथाइल मरकैप्टेन या थायो इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, एलपीजी के अंदर लीकेज का पता लगाने के लिए। ठीक है। एलपीजी के अंदर किसी भी तरीके का अगर कोई भी रिसाव हो रहा है तो रिसाव को पता लगाने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन या थायो इथेनॉल। ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। ठीक है, इन सबको पढ़ लीजिएगा, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल भी बनता है। आप लोग स्कूटर, कार, इन सब के अंदर देखते होंगे, आप लोगों को ये पेट्रोल भी डाला जाता है ना। पेट्रोल, यहाँ से जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पेट्रोल की क्वालिटी हमें किस चीज से पता लगती है? उसके ऑक्टेन नंबर से। किससे पता लगती है? उसके उसकी क्वालिटी का हमें किससे पता लगता है? ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर होता क्या है कि उसके अंदर कितना आइसो ऑक्टेन। पेट्रोल के अंदर दो चीजें होती हैं, आइसो ऑक्टेन और आइसो हेप्टेन। हमारे काम की जो चीज है, हमारे काम की चीज होती है आइसो ऑक्टेन। तो जितना ज्यादा उसके अंदर आइसो ऑक्टेन होगा, हमारा पेट्रोलियम उतना ही अच्छा माना जाएगा।
तो आप ये देखते हैं कि उसके अंदर, उस मिश्रण के अंदर आइसो ऑक्टेन की मात्रा कितनी है। आइसो ऑक्टेन की मात्रा से ही हम ये पता लगा पाते हैं कि वो पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का है या गंदी क्वालिटी का है। जितना ज्यादा आइसो ऑक्टेन होगा उतना बड़ा उसका ऑक्टेन नंबर होगा और उतना ही अच्छा वो पेट्रोल माना जाएगा। ठीक है। और अगर उसका ऑक्टेन नंबर कम है तो आपका इंजन खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें फिर गड़गड़ाहट की आवाज आती है, खड़खड़ की आवाज आती है। और उसी खड़खड़ की आवाज को ही, उसी खड़खड़ की आवाज को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नॉकिंग। उसे क्या कहते हैं? अपस्फोटन। उसे क्या कहा जाता है? अपस्फोटन कहा जाता है या नॉकिंग कहा जाता है। जब गाड़ी के इंजन में से मेटालिक साउंड आए, एक धात्विक ध्वनि आए, एक धात्विक ध्वनि आए या खड़खड़ गड़गड़ की आवाज आए, तो उसे कहा जाता है अपस्फोटन या फिर नॉकिंग। और अगर आप इसे हटाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके इंजन में इस तरीके की आवाज ना आए, तो उसके अंदर मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड या फिर बेंजीन टोलुईन जाइलीन। और मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कि ये TEL हमारे इंडिया में क्या हो चुका है? ये इंडिया के अंदर बैन है। क्यों बैन है ये इंडिया के अंदर? क्योंकि ये क्या करता है? ये पॉल्यूशन करता है। लेड, इसके अंदर से क्या होता है? इसके अंदर से लेड निकलता है, जिसके कारण ये क्या करता है? ये प्रदूषण करता है। और प्रदूषण की वजह से इसे इंडिया के अंदर क्या कर दिया गया? इसे इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। तो वैसे तो हमारे पास दो दो ऑप्शन है, टेट्रा इथाइल लेड या बेंजीन टोलुईन जाइलीन। अगर आपको यूज करना होगा तो बेंजीन टोलुईन जाइलीन का यूज करेंगे। ठीक है। और देखो हम जो यूज करते हैं वो क्या है? हम यूज करते हैं लेड फ्री पेट्रोल। अगर उसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड मिला दोगे तो वो लेड फ्री थोड़ी रहेगा। हम तो लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लेड की वजह से क्या होता है? हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है। जैसे पेट्रोल का पता ऑक्टेन नंबर से लगाया जाता है, ऐसे ही डीजल कितना अच्छा है या कितना बुरा है उसका पता लगाया जाता है किससे? सीटेन नंबर से। उसका पता लगाया जाता है किससे? सीटेन नंबर से। ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। इतना समझ में आ गया? आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पेट्रोल के बारे में पढ़ा था। पेट्रोल किसका बना है? हाइड्रोकार्बन का। एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। आपने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पेट्रोल बना है किसका? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। पेट्रोल बना हुआ है किसका? देखिए जल्दी से। पेट्रोल बना हुआ है किसका? हाइड्रोकार्बन का। ये कच्चा तेल, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। जब आप इसकी रिफाइनिंग करते हैं तब आपको अलग अलग प्रकार के ईंधन मिलते हैं, जैसे कि कोक। ये कोयले को बिना ऑक्सीजन को जला के तब बनता है। इसके अंदर 80 से 85% कार्बन होता है। उसी दौरान एक गैस भी बनती है जिसे कोल गैस कहा जाता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और मीथेन पाई जाती है। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी गैस बनती है, जिसे वाटर गैस कहा जाता है। इसी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर आप हाइड्रोजन मिलाते हो तो वाटर गैस कहते हैं। और अगर इसी के अंदर आप नाइट्रोजन मिला देते हो तो उसको नेचुरल गैस कहा जाता है, सॉरी प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। ठीक है। तीसरे तरीके की गैस थी आपकी ऑयल गैस। इसका ये मत ध्यान रखना इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बस इतना ध्यान रखना बंसन बर्नर के अंदर इसी ऑयल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है आपका? नेचुरल गैस, जिसके अंदर 83% मीथेन है। बायोगैस के अंदर 75% मीथेन है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी CNG, जो कि आपकी गाड़ियों में भरी जाती है। उसके अंदर मीथेन और इथेन होती है। LPG आपके घर में इस्तेमाल होने वाली गैस है, जिसके अंदर मेनली ब्यूटेन पाया जाता है। और वो गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही उसको पता लगाने के लिए उसके अंदर एक और गैस मिलाई जाती है, जिसे कहा जाता है इथाइल मरकैप्टेन या थायो इथेनॉल। अगला है गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल, जिसकी जो कि कितना अच्छा है उसके ऑक्टेन नंबर से पता लगता है। आपको कम नंबर वाला पेट्रोल डलवाना चाहिए, आपको कम ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल डलवाना चाहिए। याद रखेंगे, कम नंबर वाला पेट्रोल डलवाना चाहिए। अगर ज्यादा नंबर वाला डलवा दोगे तो उसमें आपके एक धात्विक ध्वनि की आवाज आने लगती है, जिसे मेटालिक साउंड कहा जाता है, जो कि नॉकिंग कहलाती है, अपस्फोटन कहलाती है। अगर ऐसी आवाज आ रही है
तो आप अपनी गाड़ी में BTX डलवाएंगे, बेंजीन टॉलुइन जाइलीन डलवा, टेट्रा इथाइल लेड भी डलवा सकते थे, लेकिन क्या करें वो इंडिया में बैन है, क्योंकि इंडिया किस पॉलिसी पे चलता है, लेड फ्री पेट्रोल पे। हम इस पॉलिसी पे चलते हैं कि हमारे पेट्रोल के अंदर लेड नाम का जो ये उपघटक है ये नहीं होना चाहिए, वरना प्रदूषण होगा। गाड़ियों के अंदर या तो पेट्रोल डलता है या डीजल डलता है, जैसे पेट्रोल का पता ऑक्टेन नंबर से लगाया जाता है, ऐसे ही डीजल की क्वालिटी का पता सीटेन नंबर से लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए इन वर्टिब्रेट्स के अंदर इनमें से क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, सॉरी। राजेश, ये क्लास 6 बजे से चल रही है, ये क्लास 6 बजे से चल रही है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेद तो चाय कॉफी लेके तब बैठा करो, चाय कॉफी लेके तब बैठा करो। नहीं स्नेहा, क्लास 2 घंटे की होगी, या आज 1.5 घंटे की कर दूंगी बस। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नोटोकॉर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता क्या है, जो बाद में चल के आपका वर्टिब्रल कॉलम बनता है। नोटोकॉर्ड वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जो बाद में चल के आपके क्या बनते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बनते हैं, यानी कि मेरुदंड बनाने का काम करते हैं। और आपके इन वर्टिब्रेट्स यानी कि अक्षेरुकी होते कौन से हैं, जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता। ये कौन से जानवर होते हैं, जिनके अंदर मेरुदंड यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिनके अंदर मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन्हें बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसका कारण क्या है। हाँ अखिलेश, बायोगैस के अंदर 83 और गोबर गैस के नहीं, नेचुरल गैस में 83 है अखिलेश, और गोबर गैस या बायोगैस के अंदर 75% है। पीडीएफ जहां आप लोग कमेंट कर रहे हो ना अखिलेश, जहां आपने कमेंट किया है ना, वहां ये पूरी पीडीएफ अपलोडेड है। पोल के अंदर आंसर गलत हो गया है, पोल के अंदर आंसर गलत है। नहीं नहीं सही है, गलत हो गया, बी एंड सी होगा इसका करेक्ट आंसर, 1 है। आंसर के साथ सारू, अभी आंसर के साथ नहीं, लास्ट में जिस पीडीएफ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, जिस पे सब लिख रही हूँ, ये वाली पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, ये वाली पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर से भी वाटर पॉल्यूशन होता है और केमिकल पेस्टिसाइड से भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, बी एंड सी। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। श्रवण, रासायनिक कूटनाशक नहीं, रासायनिक कीटनाशक। गुड मॉर्निंग अविनाश कुमार।
देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर हाइसिंथ। ठीक है, 1 और 2 तो है ही नहीं, आपको वाटर पॉल्यूशन बताने के लिए कहा जा रहा है। वाटर हाइसिंथ आप लोगों ने देखा है? वाटर हाइसिंथ आप लोगों ने गंगा और यमुना, ज्यादातर यमुना के पानी में आप देखेंगे ऊपर एक सफेद सफेद से पौधे तैरते रहते हैं। देखो दिखा देती हूँ मैं, सफेद कह रही हूँ, हरे रंग के पौधे। इन्हें टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। देखिए अब दिखाती हूँ। हाँ, हरे रंग के होते हैं ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो पूरा है, ये जो है ना, आपको पानी के अंदर ऐसा दिखता होगा। यहाँ पे पानी के किनारे आप लोगों को ये इस तरीके से दिखता होगा, इसे वाटर हाइसिंथ भी बोला जाता है ना। और इसके अंदर फूल तो आमतौर पे इसके देखे नहीं जाते हैं। चलिए, काकाजी वाटर हाइसेंथ है। इसका साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम होता है इकॉर्निया क्रेसेप्स, या फिर इसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? सबसे ये ना, इसको एक डेकोरेशनल प्लांट के तहत इंडिया के अंदर लेके आए थे। घरों में नहीं होता जैसे मनी प्लांट वगैरह लगा देते हैं, ऐसी वाटर हाइसेंथ को लगाएंगे। लेकिन इस वाटर हाइसेंथ के साथ दिक्कत क्या हुई, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? अगर इसका कोई भी एक हिस्सा, एक टुकड़ा भी अगर पानी के अंदर रह गया ना, चाहे वो जड़ हो, पत्ती हो, तना हो, कुछ भी हो, एक छोटा सा भी हिस्सा अगर पानी के अंदर रह गया तो वो फिर एक नया पौधा बना लेता है। तो लाए तो थे इसे किस लिए? डेकोरेशन के लिए। लेकिन अब इसने क्या कर रखा है, सारे पानी के अंदर इतना ज्यादा भर चुका है कि उसके अंदर रहने वाले और जीव जंतुओं को ऑक्सीजन लेने का मौका ही नहीं दे रहा है। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन? इनमें से किसकी वजह से प्रदूषण नहीं होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे 100% करेक्ट आंसर चाहिए। 100% करेक्ट आंसर मिलना चाहिए यहाँ पे। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का उपयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है। अभी भी देखो, चलो, फिर भी पता नहीं कौन है जो ए और डी आंसर लगा के बैठे हुए हैं। फिर भी ए और डी आंसर लगाने वाले भी लोग हैं और सोचो ये सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या टीचर बनेंगे, या आगे जाके बच्चों को क्या बताएंगे। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जब पानी के अंदर, जब सॉरी पेड़ पौधों के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पेड़ पौधे उसे कौन सी प्रतिक्रिया के तहत शरीर से बाहर कर देते हैं? जब पेड़ पौधों में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उनको कैसे निकाला जाता है शरीर में से?
चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपीरेशन। इसका मैंने आप लोगों को एक बार और भी बताया था। देखो ट्रांसपीरेशन मेनली जो हाई रेट पे होगा ना, जो हाई रेट पे होगा वो होगा आपका ट्रांसपीरेशन। पत्तियों में से, टहनियों में से पानी निकलना चालू हो जाएगा। पत्ती और टहनियों में से उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है ना, उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वहां से एक्सेस लॉस होने लगेगा। वहां से फिर एक्सेस लॉस होने लगेगा। उसी को हम क्या कह देते हैं, उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। अच्छा हिंदी में दो दो ऑप्शन सेम है। ओहो गड़बड़ यहाँ हो गई कि हिंदी में दो ऑप्शन सेम है, तभी तो गड़बड़ हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। जो जानवर रेंगते हैं, जो जानवर रेंगते हैं या सरकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो जानवर रेंगते हैं या सरकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। हिंदी वाले तो वैसे ही देख के बता दोगे। इसमें तो करेक्ट आंसर आना चाहिए, हिंदी देख के ही तुम्हें पता लग जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं आप पोल में कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। जैसे आप लोगों का क्या हो गया, जैसे आपका स्नेक हो गया, आपकी लिजार्ड हो गई यानी कि छिपकली, सांप हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल, ये सब क्या है, ये सब रेप्टाइल्स है। अगला बताइए कौन सा एंजाइम आपके कोएगुलेशन इन ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें पोल क्यों नहीं काम कर रहा, कमेंट करके बता दीजिए, पता नहीं क्यों इसमें पोल नहीं काम कर रहा है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। विच एंजाइम, अगर आपसे विटामिन की बात की जाती है, अगर आपसे विटामिन की बात की जाती है तो विटामिन के बताएंगे। आपसे अब एंजाइम पूछ रहे हैं, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चलिए जल्दी से देखिए। नहीं नहीं ब्रेक नहीं हुआ था। चलिए देखो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, आप लोगों का जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, ये किसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। रेनिन और पेप्सिन नाम के ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये डाइजेस्ट करते हैं किसको, प्रोटीन को। स्पेशली जिसके अंदर आप अगर रेनिन की बात करेंगे तो ये रेनिन डाइजेस्ट करता है किसको, मिल्क प्रोटीन को। ये डाइजेस्ट करता है किसको, दूध में मौजूद प्रोटीन को। और दूध के अंदर दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन सा, एक तो पाया जाता है आपका केसीन नाम का प्रोटीन, और दूध के अंदर जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, वे प्रोटीन। इन प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन है। बाकी जो भी अदर प्रोटीन आप खाते हो, दाल में, चने में, किसी में भी कोई भी प्रोटीन खाते हो, उसको कौन करता है, उसको पेप्सिन पचाता है। ठीक है, उसको कौन पचाता है, पेप्सिन पचाता है।
और आपका क्या था, ट्रिप्टेज, ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। फ्लावरलेस प्लांट को क्या कहा जाता है? फ्लावरलेस प्लांट को, फ्लावरलेस प्लांट को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा? देखिए, ये आपका प्लांट बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन है। प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन आती है, मैंने एक बार यूट्यूब पे भी बताया था, किस किसने देखा था वो? प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान तरीके से मैंने यूट्यूब पे भी बताया था, देखा था वीडियो पे? नहीं तो फिर मैं दोबारा बताऊं? हाँ, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है क्वेश्चंस। चलिए देखो, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, चलिए आप लोगों को किसी से मिलवाया जाए। अच्छा, इधर इधर आगे, या बैठ। नाउ नहीं कहते, या नहीं कहते किसी को। हाय हाय, चलो जाओ 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 जाओ। साउंड म्यूट थी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने सही कर दिया। दोबारा बता रही हूँ, मैंने कहा कि हमें क्या करना है, आप लोगों को अभी आ रही है ना आवाज? अब तो आने लगी होगी, अभी भी नो साउंड कर रहे हैं, देखो फिर आ रही है साउंड। अब अनम्यूट कर दिया है मैंने, पर एक सांस में बोले चले जाएंगे ना। बच्चों वाला हाल नहीं होता, मम्मी रोटी 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 रोटी, एक सेकंड में मम्मी कह रही होती है ला रही हूँ, सिक रही है, ला रही हूँ पर रोटी रोटी, वही वाला हाल कर रखा है। नो साउंड एक ने कह दिया तो अब लगातार ही कहेंगे, चाहे साउंड आने ही लगेगी। चलो अब देखिए, मैंने कहा था पादप जगत के वर्गीकरण को अगर आप लोगों को याद रखना है, तो पादप जगत का वर्गीकरण याद करने के लिए देखो, ये मैंने खुद से बनाया है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। ये जो भी फोटो मैंने बनाई है ना, सबकी फोटो याद कर लीजिए। आप ये सबकी फोटो याद कर लोगे, आपको अपने आप पूरा क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। बेसिकली पूरे पादप जगत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आप लोगों का एक होता है बीज रहित, एक होता है बीज रहित और दूसरा होता है बीजकृत।
एक होता है बीज रहित और एक होता है बीजकृत, जिनके अंदर बीज होते हैं, और एक होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। पेपर से क्रिप्टोगैम्स फेनेरोगैम्स बहुत कम पूछे जाते हैं, मेन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, नीचे वाले जो है आपके ये वाले आप लोगों से एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। जिनके अंदर बीज नहीं होता ना उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब बिना कुछ और बात किए सिर्फ जितना मैं पूछूंगी उतना मेरे सवालों का जवाब देंगे, जितना मैं पूछूंगी उतने मेरे सवालों का जवाब देंगे। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आप ये थैलोफाइटा देखते हो तो क्या आपको इस थैलोफाइटा में दिख रहा है आसपास खाली इसके पानी है या आप लोगों को जमीन भी दिखाई दे रही है? यहाँ इसके आसपास आपको सारे में पानी पानी दिखाई दे रहा है या जमीन भी दिखाई दे रही है? इसके आसपास सारे में क्या है जल्दी से बताओ। इसके आसपास खाली पानी पानी है या जमीन भी है? सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी दिख रहा है। इसका मतलब ये जो आपके थैलोफाइटा होते हैं ये कैसे होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये जलीय जंतु होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये केवल जलीय जंतु होते हैं, ये जमीन पर नहीं रहते हैं। क्या इसके अंदर और मैं जूम करके दिखा देती हूँ, क्या इसके अंदर आप लोगों को अब दिख रहा है? जो लोग कह रहे थे मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा क्लियर। अब ये बताओ इसके अंदर आप लोगों को जड़ और तना अलग अलग दिखाई दे रहा है? इसके अंदर आप लोगों को जड़ और तना अलग अलग दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? इसके अंदर बताइए जड़ और तना आप लोगों को दिख रहा है कि इसकी टहनी कहाँ है और इसकी जड़ कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। इसकी जड़ और हमें तना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप इसमें रूट और शूट सिस्टम, यानी कि इसका जड़ तंत्र और इसका तना तंत्र, इसको अलग अलग नहीं बता सकते हैं। इसके अंदर इसका जड़ और तना अलग अलग बताया नहीं जा सकता, ठीक है। अब जड़ और जब तना ही नहीं दिख रहा तो क्या आप लोगों को इसके अंदर पत्ती फल फूल ये सब दिख रहा है? पत्ती फल फूल ये सब दिखाई दे रहा है? पत्ती फल फूल ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं थैलोफाइटा के अंदर? नहीं दिख रही। पत्ती फल फूल इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इसके अंदर लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स ये सारी चीजें भी क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। लीव्स फ्लावर फ्रूट्स ये सब भी क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। इसके अंदर अगर रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है। थैलोफाइटा याद रहेगा आपको, बस इस थैलोफाइटा की फोटो याद रखनी है। आपको बस इस थैलोफाइटा की फोटो याद आपको बस इस थैलोफाइटा की फोटो याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? ब्रायोफाइटा में जमीन और पानी दोनों चीजें हैं या सिर्फ पानी पानी है? ब्रायोफाइटा के अंदर देख के बताएंगे यहाँ पे आपको जमीन और पानी दोनों चीजें नजर आ रही हैं या सिर्फ पानी पानी है? ये देखो इतने हिस्से में क्या है? पानी है, और बाकी बचे हुए दूसरे हिस्से के अंदर क्या, इतने हिस्से में क्या है? आपकी जमीन है। यानी कि ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ये जमीन और पानी दोनों के अंदर रह सकते हैं, है ना। अब ये बताइए क्या आपको इसके अंदर रूट और शूट अलग अलग दिखाई दे रहा है? पता लग रहा है कहाँ पे इसका जड़ है और कहाँ पे इसका तना है? ये पूरा आपको सारा एक ही जैसा दिख रहा होगा। ये सारा का सारा क्या है? देखो ये सारा का सारा क्या है? एक ही जैसा दिख रहा है। इसमें भी रूट और शूट को अलग अलग पता लगाना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। इसके अंदर भी रूट और शूट को अलग अलग पता लगाना क्या है? मुश्किल है। यानी कि इसके अंदर भी जड़ और तना अलग अलग दिखाई नहीं देता है। इसके अंदर भी जड़ और तना अलग अलग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ना तो इसके अंदर पत्तियां हैं, ना ही फल है, ना ही फ्रूट्स हैं। ना ही फल है, ना ही फूल है, ना ही फ्रूट्स है। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा कहाँ दिखाई दे रहा है? जमीन पे या पानी में? टेरिडोफाइटा आपको कहाँ नजर आ रहा है? जमीन में या पानी में? जल्दी से बताओ।
तो ये कहाँ नजर आ रहा है आपको? ये केवल जमीन पे नजर आ रहा है। ये कहाँ नजर आ रहा है? केवल जमीन पे। अब क्या इसके अंदर आपको जड़ और तना अलग अलग दिखाई दे रहा है? यस और नो? जड़ और तना अलग अलग दिखाई दे रहा है? रूट और शूट अलग अलग दिखते हैं? रूट और शूट दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? यस। यानी कि इसके पास अपना रूट सिस्टम भी है और शूट सिस्टम भी है। इसमें पत्तियां दिखाई दे रही हैं, पत्तियां, लीव्स दिखाई दे रही हैं, यस और नो? लीव्स दिखाई दे रही है इसके अंदर। इसके अंदर आप लोगों को लीव्स भी, क्यों पत्ती किसको नहीं दिखाई दे रही? नहीं तो पत्ती नहीं दिखाई दे रही, लीव्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन फल और फूल नहीं दिखाई दे रहे होंगे। फ्रूट्स और फ्लावर्स ये दिखाई दे रहे हैं क्या इसमें? फ्रूट्स और फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं और जूम करके दिखा देती हूँ, अभी भी ना पता चल रहा हो तो देखो। अब देखिए इसमें कहीं पे भी पत्ती के अलावा कहीं पे भी फ्रूट या फ्लावर कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि इसके पास रूट सिस्टम शूट सिस्टम तो है, लेकिन उस शूट के अंदर, उस तने के अंदर आप लोगों को पत्तियां तो दिखाई देंगी, लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इसके पास क्या है? इसके पास लीव्स तो प्रेजेंट है, लेकिन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स क्या है? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर एब्सेंट। इसके अंदर फल और फूल दिखाई नहीं देते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर प्रजनन की जो क्रिया है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल होता है फर्न। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फर्न। और आपके ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या होता है? ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल होता है मॉसिस। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? मॉसिस। और थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? एल्गे। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कि अगर आपसे पूछा जाए पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर किसे कहा गया, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, तो कमेंट करके बताइए पादप जगत के उभयचर यानी कि एम्फीबियंस कौन है? जल्दी से बताइए पादप जगत के एम्फीबियंस उभयचर कौन है? और उभयचर यानी कि एम्फीबियंस होते कौन है? जो जमीन और पानी दोनों में रह लेते हैं। तो जैसे हमारा मेंढक होता है ऐसे इनके मॉसेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मेंढक होता है ऐसे इनके मॉसेस होते हैं। वेरी गुड। ये बताइए अब सबको याद रहेगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलो, ब्रायो, टेरिडो सबको याद रहेगा, बस फोटो याद रखनी है आपको। इनकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स गुण भी याद रहेंगे। इजी लगा? इजी? चलिए अगले क्या है आपके? बीजकृत यानी कि सीड बियरिंग प्लांट्स जो होते हैं जिन्हें फेनेरोगैम्स कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें फेनेरोगैम्स कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 8 बजे तक चलेगी फरीन क्लास, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब देखिए जिम्नोस्पर्म्स, हाँ तो रिवाइज कर लोगे हो जाएगा, रिवाइज कर लोगे हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स देखो फोटो में ही दिख रहा होगा। जिम्नोस्पर्म्स कहाँ रहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स कहाँ रहते हैं? दोनों ही जमीन के ऊपर रहते हैं। दोनों ही कहाँ रहते हैं? दोनों ही जमीन के ऊपर रहते हैं, है ना? दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही जमीन पे रहते हैं, यानी कि दोनों ही आपके क्या है? दोनों ही टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। दोनों ही क्या है? दोनों ही आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ठीक है, दोनों के अंदर आपको जड़ भी दिख रहा है, तना भी दिख रही है। जमीन में जड़ है, जमीन से ऊपर तना है, यानी कि दोनों के पास रूट और शूट सिस्टम प्रेजेंट है, उपस्थित है। जड़ और तना दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? जिम्नोस्पर्म्स के पास केवल लीव्स हैं। ठीक है, केवल लीव्स हैं और छोटे छोटे बीज हैं नीचे काले रंग के ना, आपको यहाँ पे छोटे छोटे काले रंग के केवल बीज दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, केवल बीज होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में पत्तियां भी हैं, फल भी हैं, और इनके जो बीज हैं वो ढके हुए हैं। इनके जो बीज हैं वो क्या है? वो फ्रूट्स के अंदर, यहाँ देख सकते हो
इनके बीज जो है वो फ्रूट्स के अंदर क्या है, ढके हुए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है पाइनस, कांटेदार पेड़ जो होते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है मैंगो, आम का पेड़ जो है, आम का पेड़ जो होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके पादप जगत की, पादप जगत की पादप जगत की जो है वो, मुकेश में एक बार, मुकेश ये हमेशा नहीं रहता है, सिर्फ आज की, मैंने आज टाइपिस्ट को चेंज करवाया था, तो बस आज की प्रेजेंटेशन में आपका हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं टाइपिस्ट को जो है उसको बता दूंगी, ठीक है। हमेशा नहीं होती है मुकेश, आज के क्वेश्चंस में गड़बड़ी है, ये मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्सटेंसेस विच ब्रिंग डाउन टेम्परेचर, हाई फीवर होने पे, हाई फीवर होने पे जो आपके टेम्परेचर को कम करे। एक बार पहले मैं बता देती हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगले क्या है, आपके ड्रग्स हैं। ड्रग्स सिर्फ उन्हें नहीं कहा जाता जिनसे आप नशा करते हैं, बल्कि कोई भी ऐसा केमिकल, ऐसा कोई भी रसायन जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो, जिसका आणविक द्रव्यमान क्या हो, कम हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है। उन्हें ड्रग्स कहा जाता है। अब वो कैसा औषध एक्शन कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्रिया के ऊपर ही उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला होता है आपका एंटीपायरेटिक्स। सबसे पहले दवाइयों की कैटेगरी क्या है, दवाइयों की सबसे पहली कैटेगरी है एंटीपायरेटिक्स। एंटी का मतलब होता है किसी भी चीज के विरोध में काम करने वाला, पायरेटिक्स का मतलब होता है फीवर। तो बुखार होने पे जो आप दवाई देते हो, जैसे कि पैरासीटामोल, ये किस कैटेगरी में आएगी, ये आएगी एंटीपायरेटिक की। एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर हटाने के लिए क्रोसिन खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, ब्रूफेन खाते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपकी एंटीपायरेटिक्स है, यानी कि ये बुखार कम करने का काम करते हैं। इन्हें प्रति ज्वरकारी भी कहा जाता है। ज्वर किसे कहा जाता है, बुखार को, तो बुखार हटाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगले हैं आपके एनाल्जेसिक्स, ये पेन किलर होते हैं। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पेन किलर होते हैं, ये पीड़ाहारी होते हैं, दर्द को खत्म करने का काम करते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये पीड़ाहारी होते हैं, इन्हें दर्द खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिसका अगर आप नेचुरली देखोगे तो ओपियम का जो पेड़ होता है, ओपियम का जो पेड़ है, उसका इस्तेमाल किया जाता है पेन किलर के रूप में। एंटीबायोटिक में आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट काम करने वाला, बायोटिक का मतलब क्या है, जो लिविंग जीव जंतु, बायो मतलब क्या है, जो जीव जंतुओं को मारने का काम करते हैं, जो जीव जंतुओं को मारने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिजैविक। प्रति मतलब किसी के विरोध में करने वाला, जैविक मतलब जीवित, जीव जंतुओं के, तो जो जीव जंतुओं को मारने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। दूसरे हैं आपके एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, लेकिन ये हमारे टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी कभी एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि हमारे लिए जो गुड बैक्टीरिया है ना, मतलब जो बैक्टीरिया हमें चाहिए थे, हमारी छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारी पाचन क्रिया में मदद करते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा एंटीबायोटिक खाने लगते हो ना, तो आपका पेट खराब रहने लगता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मारने लगते हैं। एंटीसेप्टिक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे अच्छे टिश्यू या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारते। डिसइंफेक्टेंट आपको पता ही है, फ्लोर वगैरह, जमीन वगैरह को साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए या किसी भी अंग को सुन्न करने के लिए, अंग को सुन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड क्या है, आपके पेट में से अम्ल को घटाता है, पेट में से अम्ल को घटाता है, एसिडिटी, पेट की एसिडिटी को हटाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब मुझे बताएंगे आप लोगों से, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए आपके शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे। अब तो करेक्ट आंसर दे दीजिएगा, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप लोगों से पूछा है।
देखो इतना कोई हैवी चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को ब्रेक चाहिए हो। ब्रेक मतलब जल्दी छोड़ दूंगी वो ठीक है, पर बीच में ब्रेक लेते ही सारा फ्लो टूट जाता है। और सुबह सुबह का टाइम है, अब तो फुल एनर्जी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका। वेरी गुड। अभी एकदम से याद होना मुश्किल हुआ है, फिर भी अगर 60 बच्चे भी सही जवाब दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटी पायरेटिक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटी पायरेटिक्स। ठीक है, चलो अगले सवाल का जवाब दीजिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए आप इनमें से किससे करते हो? यहाँ पे चेकिंग का मतलब जांच नहीं है, यहाँ पे चेकिंग का मतलब है विस्फोट को रोकना। यहाँ पे चेकिंग का मतलब है स्टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। एटॉमिक ब्लास्ट नहीं होगा तो भी एनवायरमेंटल एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से हमारी जो प्रदूषण करने वाली गैसेस हैं वो हमारे पर्यावरण में नहीं जाती है, तो इससे भी प्रदूषण कम होता है। और सीवेज उपचार यानी कि जो आपका नदी नाला है, जो आपका नाला है, ये वाटर पॉल्यूशन करता है। तो नाले का पानी आपके किसी और नदी में जाए या किसी भी और नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर जाए, उससे पहले ही अगर आप उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसमें से सारी गंदगी निकाल देते हैं, तो भी क्या होता है? आपका वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण नहीं होता है। तो तीनों ही चीजें आपकी क्या है? प्रदूषण नहीं होने देंगी। अगला बताइए, एक आदमी को डायबिटीज हो गया है। एक आदमी को डायबिटीज हो गया है, तो अब बताइए वो बार बार क्या करता है? वो बहुत ज्यादा पानी पीता है ताकि उसके शरीर में से क्या बाहर आ सके। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। अगला बताइए मैमल्स का। इनमें से कौन सा मैमल्स का एक, मैमल्स की यानी कि स्तनधारियों की एक विशेषता नहीं है? देखो इसमें दो दो ऑप्शन सेम है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि फिर ऑप्शंस में गड़बड़ी आएगी। दो दो ऑप्शन सेम है उसमें। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? Biodegradable waste can usually be converted into useful substances with the help of। विभा, उसमें दो आंसर एक जैसे थे इसलिए उसको हटा दिया।
जो आपका बायोडिग्रेडेबल कचरे हैं उनको आमतौर पर उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? परमाणु प्रोटीन का, रेडियो सक्रिय पदार्थ का, वायरस का या जीवाणुओं का? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। ये दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं और जो एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करते हैं। बेसिकली ये जो आपके जीवाणु होते हैं, यही जीवाणु क्या करते हैं? आपके सारे वेस्ट को, कचड़े को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? यूजफुल, यानी कि आपके उपयोगी जनक पदार्थों के अंदर। अगला बताइए, चींटियां चारों तरफ देख सकती हैं, पूरे सारे में देख सकती हैं। उनकी आंखों के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे वो सारे तरफ देख सकती हैं? उनकी आंखें सर के ऊपर होती हैं, उनकी वेल डेवलप्ड अच्छी तरीके से विकसित आंखें होती हैं, हमारी विकसित नहीं है, या उनके पास कंपाउंड आईज हैं, यौगिक आंखें हैं, या उनकी सिंपल आंखें हैं? उनकी कैसी है? उनकी कंपाउंड आईज है। देखो, सिंपल आईज और कंपाउंड आईज में अंतर क्या होता है? जो सिंपल आईज होती है ना, वो एक इमेज बनाती है। वो क्या बनाती है? एक प्रतिदर्पण बनाती है। वो जो भी वस्तु देखेंगे ना, उसकी एक इमेज बनेगी, एक प्रतिदर्पण बनेगा। जबकि जो कंपाउंड आईज होती है वो क्या करती है? वो टुकड़ों टुकड़ों में देखती है। वो टुकड़ों टुकड़ों में देखती है, वो कई सारी अलग अलग इमेज बनाती है, कई सारे प्रतिदर्पण बनाती है, फिर वो प्रतिबिंब बनाती है, और वो प्रतिबिंब फिर आपके सिर में, मस्तिष्क में पहुंचते हैं, और वहां वो पूरा इकट्ठा होकर फिर एक इमेज बनती है। तो ये चींटियां क्या करती है? अगल बगल, आगे पीछे सारी, बहुत सारी इमेज बना लेती है, और वो जब उनके ब्रेन तक पहुंचती है तब उनका ब्रेन चारों तरफ की पूरी एक इमेज बना लेता है। वो एक बार में पूरे कमरे को देख पाती है। तो सिंपल आंखें एक इमेज बनाती हैं, कंपाउंड आईज जो है वो बहुत सारे इमेज, बहुत सारे प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? क्योंकि चींटियों के पास क्या है? कंपाउंड आईज है। चींटियों के पास क्या है? कंपाउंड आईज है। अगला बताइए, एयर पॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर? ये मैंने पहले भी बताया है, जब हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे थे उसी टाइम पे ही मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता दिया था कि ये आपका लिटमस पेपर बनाने में भी मदद करता है। रैंकिंग आप लोगों को सही जवाब और टाइमिंग के बेसिस पे होता है शंकर प्रसाद। जो सही जवाब देगा और सबसे पहले देगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइकेंस है। इसका सही आंसर क्या है? लाइकेंस। लाइकेंस होते का क्या है? जहां पे भी प्रदूषण नहीं होता, जहां पे भी पॉल्यूशन नहीं होता है, जहां प्रदूषण नहीं होता है, वहां पे लाइकेंस ग्रो करते हैं। लाइकेंस होते क्या है? आपके एल्गे, यानी कि आपके शैवाल, और आपके फंगस यानी कि कवक, ये एक साथ रहते हैं। शैवाल और कवक एक साथ एक संबंध बना के रहते हैं। बिना संबंध के तो कोई साथ में रह ही नहीं सकता। हम भी घरों में रह रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में कोई ना कोई संबंध है, भाई बहन का, माँ बाप का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, बाप बेटी का। तो इसी तरीके से एल्गे और शैवाल भी एक साथ रहते हैं, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, और इनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? उसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। इनके बीच में कौन सा संबंध है? इनके बीच में सहजीवी संबंध। इनके बीच में कौन सा संबंध है? सहजीवी संबंध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, पानी के नीचे डूबे हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए या उन्हें देखने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? और इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो भी आप आंसर मार्क कर रहे हैं उसकी फुल फॉर्म भी होती है, मुझे फुल फॉर्म बताइएगा।
चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अगला बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following instrument is used to study dispersion of light? यानी कि प्रकाश के फैलाव को पढ़ने के लिए हम कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटोमीटर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेजॉरिटी ने इसका करेक्ट आंसर लगाया, सही लगाया है, और वो क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगला बताइए, फाउंटेन पेन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? फाउंटेन पेन व्हाइट कलर के होते हैं ये, आगे उनकी पतली सी बिल्कुल सुई जैसी नोक होती है, बिल्कुल सुई जैसी उनकी नोक होती है, व्हाइट कलर के होते हैं ये फाउंटेन पेन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कैपिलरी एक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैपिलरी एक्शन। अगला बताइए, साइक्नोमीटर। ये तो इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को याद करने ही है। एक दिन मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। एक पूरी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, ये यूट्यूब पे एक 10-15 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगी, आप सब लोग देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। उसमें पोल में बी आंसर गलती से लग गया, बी इज रॉन्ग आंसर। मैंने पोल में गलती से बी आंसर मार्क कर दिया, बी इज रॉन्ग आंसर। बी गलत आंसर है, वो मैंने गलती से मार्क किया है, गलती से टच हो गया था। करेक्ट आंसर इज डेंसिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेंसिटी नापने के लिए, डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए भी यूज कर सकते हो, या रिलेटिव डेंसिटी के लिए भी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के लिए। अगला बताइए, फाइबर ऑप्टिक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? या आपके जो वो होते हैं ना, टेलीफोन की जो तारें बिछती हैं वो इसी की होती हैं। टेलीफोन की जो तारें होती हैं वो इसी की बनी होती है, उसके अंदर यही काम कर रहा होता है, फाइबर ऑप्टिक्स ही काम करते हैं। तो वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा हुआ है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अगला बताइए, डेसिबल। डेसिबल से आप क्या नापते हैं? डेसिबल से क्या मापा जाता है? ये इससे क्या मापा जाता है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्या बताता है? ये साउंड लेवल बताता है। ये क्या बताता है? डेसिबल जो है इसका सिंबल होता है डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी। ये जो है ये किसकी, ये इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट होती है। ये ध्वनि की तीव्रता जो होती है ना, ध्वनि की तीव्रता उसकी इकाई है। ठीक है। अब मतलब बेसिकली ये बताता है कोई भी आवाज कितनी तेज है। जैसे जब आप विस्परिंग करते हैं, विस्परिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कान में फुसफुसाते हैं, जब कान में आप फुसफुसाते हैं तो जो फुसफुसाना होता है, कान में जो फुसफुसाना होता है, जब आप फुसफुसा के कान में बात कर रहे होते हैं, तब जो आपके मुंह से आवाज निकल रही होती है वो बहुत ही कम होती है, 10 से 30 डेसिबल होती है बस। 10 से 30 डेसिबल होती है। जबकि जब आप नॉर्मल टॉक कर रहे होते हैं, ऐसे कमरे में खड़े होके जब आप सामान्य बातचीत करते हैं, तो सामान्य वार्तालाप में, उस सामान्य वार्तालाप में आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो कितनी निकलती है? लगभग 45 से 60 डेसिबल। कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है, आदमी औरत की भी आवाज में अंतर होता है, तो ये रेंज होती है कितनी? 45 से 60 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण, कितनी तेज आवाज को आप कहोगे कि अब ये ध्वनि प्रदूषण होने लगा है? कितनी तेज आवाज हो रही होगी कि आप कहोगे कि अब ये ध्वनि प्रदूषण होने लगा है? तो सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी चीज में से अगर 80 डेसिबल से अधिक आवाज निकल रही है तो इसका मतलब वो ध्वनि प्रदूषण होगा। जैसे आप लाउड स्पीकर बजाते हो ना, ये लाउड स्पीकर क्यों मना है? क्योंकि लाउड स्पीकर में से कितनी आवाज निकलती है? 105 से लेके 120 डेसिबल तक की आवाज निकलती है लाउड स्पीकर में से। ठीक है। एरोप्लेन, रॉकेट, ये सब जो होते हैं, एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, आप तो दूर से देखते हो आपको आवाज नहीं आती, पर बिल्कुल पास में अगर आप खड़े होंगे ना तो आप देखेंगे इसमें से तो कितनी आवाज निकलती है? इसमें से 170 से लेके 200 डेसिबल तक आवाज निकलती है। और डॉक्टरों का ये मानना है कि अगर कोई भी 150 यानी कि 150 डेसिबल से ऊपर की आवाज सुन लेगा तो वो पागल हो जाएगा, दिमागी तौर पे वो बीमार हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है रिमोट के अंदर, जो आप लोग टीवी के अंदर रिमोट यूज करते हैं ना, ये पूछ रहा है उस रिमोट के अंदर आप लोगों की कौन सी वेव काम करती है? टीवी रिमोट के अंदर कौन सी वेव काम करती है? एक्सरे, गामा। ये गामा रे है, जी रे नहीं है, ये गामा रे है, ये गामा रे है। ठीक है, गामा किरण। इसको आप कमेंट करके बता दीजिए, इसमें पोल नहीं काम कर रहा है। ये कई बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंफ्रारेड रेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इंफ्रारेड रेज। ठीक है। इंफ्रारेड अगर आप देखते हैं तो इंफ्रारेड से आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे टीवी रिमोट में यही यूज होता है। इनफैक्ट आपका जो नाइट विजन कैमरा होते हैं ना, बिग बॉस वगैरह में देखा है, रात को अंधेरा हो जाता है, तब भी उन लोगों के कैमरे काम करते रहते हैं। ऐसे कैमरों को जो रात को फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है थर्मल कैमरा या नाइट विजन कैमरा। उसके अंदर भी क्या काम कर रही होती है? आपकी इंफ्रारेड रेज ही काम करती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेज काम करती है।
और जो आप लोगों ने देखा है अब कोविड के टाइम पे जो थर्मोमीटर थे, कोविड के टाइम पे जो थर्मोमीटर यूज किए जा रहे हैं, जो दूर से ये गन की तरह होते हैं, जो गन की तरह एक थर्मामीटर यूज किए जा रहे थे ये कोरोना वायरस के टाइम पे, इन्हें कहा जाता है थर्मोग्राफिक स्कैनर। इन्हें कहा जाता है क्या? थर्मोग्राफिक स्कैनर। इनके अंदर भी क्या यूज होती है? इनके अंदर भी आपकी यही यूज होती है, इंफ्रारेड रेज। इनके अंदर भी क्या यूज होती है? इंफ्रारेड रेज ही यूज होती है। ठीक है। एक्सरेज की अगर आप बात करते हैं, देखिए रेज से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप एक्सरे की बात करते हो तो सबसे पहले अगर इसके खोज की बात की जाएगी तो एक्सरेज की जो खोज है वो किसने की थी? वो डब्ल्यू रॉन्जन ने की थी। एक्सरेज की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रॉन्जन ने की थी। ठीक है। ये एक्सरेज कैसी होती हैं? ये उदासीन होती हैं। एक्सरेज कैसी होती हैं? ये नेचर में उदासीन होती हैं, यानी कि न्यूट्रल होती हैं। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? एक्सरेज का इस्तेमाल आप करते हो, दिमाग का होता है ना, सिर का सीटी स्कैन होता है ना, उस सीटी स्कैन के अंदर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। या टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए, टूटी हुई हड्डी के लिए भी क्या करवाते हो? टूटी हुई हड्डी के लिए भी आप एक्सरे ही करवाते हो। ठीक है। और यहाँ तक कि अगर आपने मेट्रो स्टेशन पे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, मेट्रो स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे जो सामान की चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पे जो सामान की चेकिंग होती है उसमें भी एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्सरेज का। ठीक है। दूसरी क्या है आपकी? गामा रेज। दूसरा ऑप्शन क्या था आपका? गामा रेज। गामा रेज की जो खोज है, गामा रेज की खोज किसने की थी? गामा रेज की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। गामा रेज की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये जो गामा रेज है ना, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। फिर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, कैंसर वाले सेल को मारने के लिए। लेकिन अगर गलती से भी इनमें गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी इन गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर आप इनकी भेदन क्षमता की बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता है, इंग्लिश में कहा जाता है सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसके अंदर है? यानी कि किसी को भी भेदते हुए, उसके अंदर से छेद करते हुए निकलने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें? गामा में है। उससे कम बीटा में है और इससे कम किसमें? अल्फा में है। तो इसके अंदर सबसे अधिक क्या होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। चलिए अगला बताइए। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए आप कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? एसी को डीसी में बदलने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ट्रांसफॉर्मर। बहुत लोग डायनामो कह रहे हैं। डायनामो का काम क्या होता है? डायनामो का काम होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका काम तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द ओनली प्लांट विदाउट न्यूक्लियाई। अरे ये क्वेश्चन और ऑप्शंस गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। आज टाइपिस्ट को बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन और ऑप्शंस अलग अलग हैं इसके अंदर।
क्वेश्चन किसी और का है उसके ऑप्शन नहीं है, और जिसके ऑप्शन है उसका क्वेश्चन नहीं है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमने 40 करे हैं, पर थ्योरी काफी सारी कर ली है, पर थ्योरी हम लोगों ने काफी सारी कर ली है। तो आप लोग अब कल की क्लास में भी रिवाइज करके आएंगे। कल हम लोग लगभग 60-70 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 60 to 70 क्वेश्चंस करेंगे। तो थ्योरी और हमने इसके अंदर एमसीक्यूज दोनों चीजें करिए। इसी तरीके से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड लक एवरीवन। अगर कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम 5 पे रेटिंग कर सकते हैं, और अदरवाइज लोएस्ट 1 है, मैक्सिमम 5 है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।